बाबर अपनी एक बुक लिखता है, बाबर की बुक का नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? बाबरनामा में बाबर लिखता है कि मैंने खानवा गद्दी क्यों लड़ा। बाबरनामा वास्तव में एक डायरी है। बाबर डेली मेंशन करता है, आज ये हुआ, कल ये हुआ, परसों ये हुआ, सारी बातें लिखता है। तो बंदा जब डायरी लिखता है तो उसमें अपनी बातें बताता है, मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्यों किया था, क्या रिजल्ट निकला, इस प्रकार की बातें भी होती है। तो बाबर ये लिखता है अपनी डायरी में कि मैं जब काबुल था, मैं जब कहां पर था? काबुल। मैं जब काबुल बैठा था तो सांगा का एक आदमी मेरे पास आया। किसका आदमी? और उसने आगे कहा कि भाई बाबर, मैं सांगा का आदमी हूं और भारत में इब्राहिम लोदी हमें बहुत परेशान कर रहा है, हम इब्राहिम लोदी से परेशान हो गए, प्लीज बाबर हमारा साथ देने के लिए आ, इब्राहिम लोदी को मार, हम तेरे साथ खड़े रहेंगे। तो बाबर कहता है, मुझे भारत बुलाने वाला कौन था? सांगा। मैं इसके बुलाने पर भारत में आया था, पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी से लड़ा था, लेकिन इस सांगा ने मेरे को बुला तो लिया, लेकिन जब मैं इंडिया आ गया इसने अपनी सिम चेंज कर ली, इंस्टाग्राम फेसबुक मेरे को ब्लॉक कर दिया और इसने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं दिया। कहने का मतलब है इब्राहिम लोदी के खिलाफ इसने मेरी सहायता बुलाया इसने और फिर सहायता नहीं की। मैं इसका घमंड तोड़ना चाहता हूं। इसने वादा तोड़ा, प्रॉमिस तोड़ा, मैं इसका घमंड तोड़ना चाहता हूं। हालांकि बात पूरी झूठी है, क्योंकि इस बात तो सुल्तान सोलंकी टोडा से निकल के चला गया मेवाड़। मेवाड़ का राजा रायमल। राजा कौन है? जिसने रायमल को जाकर, भाई रायमल जी मेरे टोडा पे मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, मेरे को रहने की जगह दो। तो रायमल ने इसको मेवाड़ में रहने की जगह दे दी। अब सुल्तान सोलंकी सोच रहा है कि मेरे को वापस मेरा राज्य प्राप्त करना। राज्य कौन सा है? टोडा। पर वो जानता था कि यार अकेले मेरी पार पड़ेगी नहीं, यार क्या किया जाए। सुल्तान सोलंकी की एक राजकुमारी थी, उस राजकुमारी का नाम था तारा। क्या नाम था? बेहद सुंदर राजकुमारी थी, कई राजकुमार और राजाओं से शादी करना चाहते थे। तो सुल्तान सोलंकी ने घोषणा की कि तारा की शादी उससे करूंगा जो मेरे को क्या जीत के देगा? टोडा। ये बात रायमल जी को पता चली। रायमल जी ने अपने बेटों को बुलाया। रायमल जी के 13 बेटे थे। कितने बेटे थे? 13। ये पृथ्वीराज, जयमल, ये 13 थे। इनको बुलाया, इनको बुलाकर भाई मार्केट में ऑफर आ रखा है, टोडा जीतो और तारा से शादी करो। कौन करेगा? जयमल ने हाथ खड़ा किया। जयमल ने कहा मैं कर लूंगा। रायमल जी ने सुल्तान सोलंकी का, भाई मेरा बेटा जयमल तुम्हें टोडा जीत के देगा और तुम उसकी शादी किसके साथ कर देना? तारा। सुल्तान सोलंकी ने कहा सगाई तो आज ही पक्की। तो जयमल की सगाई किसके साथ कर दी गई? तारा। भाई बात कर ली, भाई हाँ ठीक है कर देंगे, सगाई का मतलब बात कर दी, कर देंगे। अब जयमल तैयारियां कर रहा है इधर कि भाई अपने को युद्ध करना है, युद्ध करके क्या जीतना अपने को? टोडा। दिल्ली अपने दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए जाए, घोड़ों को दौड़ाए। युद्ध से पहले घोड़ों को तैयार करते, घोड़े को दौड़ा के एकदम तैयार रखते कि वरना अचानक घोड़ा युद्ध में जाकर खड़ा हो गया तो घोड़ों को दौड़ाए। एक दिन कोई शाम का सा टाइम और सारे दोस्त साथ में बैठे, एक किसी दोस्त ने यूं जयमल को छेड़ दिया, और जयमल भाभी जी से बातचीत होती है कि नहीं होती? जयमल का नहीं तो क्या बात करता है, इंस्टा पे भी कोई? उसने कहा नहीं तो। अरे यार मॉडर्न जमाना है यार, आजकल तो लोग मिल लेते हैं, तू बात ही नहीं करता है, पर ये तो बहुत गलत बात है। तो जयमल को उन्होंने चढ़ाया, तो जयमल उन सोलंकियों के घर पे चला गया और सोलंकियों को जाकर आगे मुझे किससे मिलना है? तारा से। सोलंकियों ने कहा कि जयमल जी अभी तो तारे आसमान वाले देख लो, हमारे यहाँ शादी से लड़की से मिलने का कोई रिवाज नहीं। जयमल लगा रहे ये ठीक बदतमीजी है, एक तो मैं तुम्हारा जवाई हूँ और जवाई से ऐसे बातचीत करते हैं क्या? और फिर तुम मेरे खुद का राज्य में बैठे हो, मेवाड़ मेरे बाप का राज है, और तुम मेरे से इस प्रकार की बात करते हो? मैं मिलूंगा, तुम कौन होते हो रोकने वाले? सोलंकी ने कहा जवाई साहब चुपचाप चले जाओ, महंगा पड़ जाएगा। जयमल ने जिद की, सोलंकी ने मार दिया। हमने लिखा अभी देखो, सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया, बस ऐसे ही मरा था जैसे अभी। मैं ऐसे लिखवाना नहीं चाहता थी, लड़की के काम आ गया था। बेइज्जती होती है ना पुरुषों को बचाने के लिए, लड़कों तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं इस प्रकार लिखा देता हूँ ये लाइन, है ना। अब ये बात दूसरे दिन रायमल जी को पता चली। सोलंकी ने रायमल जी को मैसेज किया कि भाई आपका जयमल आगे कल बदतमीजी कर रहा था और बदतमीजी कर हमने मार दिया। रायमल जी का कोई बात, महिलाओं के मामले में जो बदतमीजी करे उसका यही हाल किया जाना था। और रायमल जी ने कहा भाई अब बाकी बेटों को बुला के पूछा, अब बताओ तुम में से। इस बार पृथ्वीराज ने हाथ खड़ा किया। पृथ्वीराज ने कहा मैं उस दिन हाथ खड़ा कर रहा था, पर जयमल जल्दी हाथ खड़ा कर गया। फिर पृथ्वीराज ने टोडा जीता, टोडा जीत के तारा से शादी की। तारा को अजमेर के किले में रखता था, इसलिए अजमेर के किले का नाम जोड़ी कड़िया। अगला राजा लिखो सांगा। अब जो 13 थे ना रायमल के, उनमें 3 ये मुख्य हैं, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। और ये तीनों शक्तिशाली, बराबर के शक्तिशाली, और तीनों डेली लड़े कि अपने पिताजी के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा। एक दिन रायमल जी ने बुलाकर, मेरी नजरों के सामने तो ये बात मत किया करो कि पापा मरते ही राजा कौन बनेगा। इसका मतलब तुम वेट ही कर रहे हो कि मैं मरूं और तुम क्या बनो? यार बन जाना यार मेरे मरने के बाद। लेकिन तीनों भाई माने। तो इनके एक अंकल हुआ करते, उन अंकल का नाम था सारंग देव। क्या नाम था? तो सारंग देव जी ने इनको एक दिन कहा कि चित्तौड़ से थोड़ा दूर एक माता जी का मंदिर था, उस मंदिर में एक महिला पूजा करती थी, और वो जो महिला पूजा क्या करती, वो भविष्यवाणियां भी क्या करती, हाथ दे के बता देती भविष्य क्या है। तीनों को लेके गए इनके अंकल सारंग देव जी, और उस बूढ़ी महिला को जा कहा कि माई तू इनके हाथ देख के बता कि इनमें से अगला राजा कौन बने। बुढ़िया सियाणी थी बेचारी, उसने कहा कि क्या करोगे पूछ के, तुम्हारे बाप के मरने के बाद एक को तो राजा बनना ही है, मैं आज नाम बता दूंगी तो बाकी दोनों के मन में आएगा कि हम राजा नहीं बनेंगे, फालतू में खटास आएगी भाइयों भाइयों के मन में, जो होना है वो तो हो ही जाएगा। पृथ्वीराज बड़ा गुस्सेल था। पृथ्वीराज ने अपनी तलवार बाहर निकाली, बताती है कि नहीं बताती? फिलोसफी झाड़ रही है फालतू की।
अब तलवार से तो भाई सबको डर लगे, और बुढ़िया ने कहा तू तो नहीं बनेगा। पृथ्वीराज ने कहा कोई बात नहीं, ये जो बाकी दो इनमें से बता। अब बेचारे डरते डरते उसने कहा सांगा बनेगा। कौन बनेगा? और भाई जैसे कहा सांगा बनेगा, पृथ्वीराज जयमल दोनों टूट के पड़े, सांगा को लिया साइड में, सांगा की आंख फोड़ दी एक। लेकिन वो सारंग देव जी बीच में आए, वो बूढ़ी महिला बीच में, सांगा का निकल यहाँ से, सांगा जैसे तैसे करके वहां से निकलता है। राजसमंद में अपने एक जगह पड़ती है 7 कौन सी, यहाँ पे एक रूपनारायण जी महाराज का मंदिर था। किसका मंदिर था? भगवान विष्णु का रूपनारायण जी का मंदिर था। वहां पर एक तीर्थ यात्री रुका हुआ है, मारवाड़ का एक तीर्थ यात्री, उसका नाम है बिदा जेतमालोत। सांगा वहां उसके मंदिर तक आया और उसने बिदा जेतमालोत कहा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे पीछे पड़े हो यार, बचाओ यार मेरे को। तो उसने कहा देख और तो कोई तरीका नहीं है, एक काम कर, तेरा घोड़ा थक गया होगा, तू हमारा घोड़ा ले यहाँ से निकल जा, और तेरे भाई आएंगे तब हम उनको रोक लेंगे, और कैसे न कैसे करके इतने में तू आगे निकल ही जाएगा। तो सांगा वहां घोड़ा लेता है, घोड़ा चेंज करता है, अपना घोड़ा छोड़ता है, वो घोड़ा लेके वहां से निकल जाता है। इतने पीछे पीछे पृथ्वीराज जयमल आ गए, उन्होंने सांगा घोड़ा देखा तो उन्होंने पूछा बिदा जेतमालो से, भाई बंदा आया था किधर गया? तो नहीं नहीं यहाँ तो कोई नहीं आया। अरे कैसे नहीं आया, घोड़ा खड़ा है उसका यहाँ पर। तो उनके बीच में थोड़ी बहस होती है, तो बिदा जेतमालो उनसे लड़ाई कर लेता है पृथ्वीराज जयमल से। हालांकि वो लड़ाई में वहां मारा जाता है, और वो इतनी देर तक रोक लेता है पृथ्वीराज जयमल को कि सांगा वहां से आराम से निकल गया था। कुल मिला के वहां सांगा की जान यदि कोई बचाता तो कौन बचाता है? कौन बचाता है? बिदा जेतमालो। कौन से गांव में, है ना। फिर जब सांगा आगे चल के राजा बनता है तो फिर उस बिदा जेतमालो के बेटों को बुला के मेवाड़ में सामंत बनाता है। वो कहता है आज मैं यदि सीट पे बैठा हूं तो इसका एकमात्र कारण है, उस दिन किसने सिर कटवा लिया था अपना? सांगो भोगे चित्रकूट सिर बिदा सट है। चित्तौड़ का नाम था चित्रकूट। क्या नाम था? सांगो भोगे चित्रकूट। भोगना मतलब राज करना, भोगना मतलब सांगो भोगे चित्रकूट। सांगा कहां राज कर रहा है? चित्रकूट। चित्रकूट मतलब चित्तौड़। सिर बिदा सटे, सटे मतलब होता है बदले में, सटे मतलब गांव में अदला बदली को बोलते हैं आटो साटो। अदला बदली कोई बात हो तो क्या बोलते हैं? आटो। सिर मतलब सिर, बिद्दा ने सिर कटवाया, उसके बदले में सांगा कहां पर राज कर रहा है? चित्तौड़। तो उस बिद्दा का पूरा नाम क्या था? देखो 73 नामक गांव में अब भाई इधर सांगा करमचंद पवार के पास श्रीनगर बैठा है चुपचाप, इधर समाचार मिले कि जयमल सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। समाचार मिले कि पृथ्वीराज को जगमाल देवड़ा ने जहर देके मार दिया। सांगा के दो भाई खिलाफ थे, जयमल भी मर गया और पृथ्वीराज भी मर गया। अब सांगा ने वापस एंट्री मारी। रायमल जी अब तक जीवते बैठे। अब रायमल का एक ही जो ढंका बेटा है वो बैठा है, वो कौन है? सांगा। तो रायमल के मरने के बाद मेवाड़ का राजा कौन बना? सांगा। देखो रायमल थोड़े दिनों बाद मर जाता है, फिर बहारमल सांगा के पास आया, इसने कहा भाई रे अब तो मर गया, अब तो बना दे। तो रायमल के मरने के बाद सांगा ने किसको राजा बना दिया था? पर सांगा ने कहा जो भी बनेगा बनेगा वही जो मेरा फेवर करेगा, जो मेरी तरफ आएगा वो बनेगा, मुजफ्फर शाह की तरफ जाएगा उसको मैं बनने नहीं दूंगा। तो सांगा ने दिल्ली के इब्राहिम लोदी को कौन कौन से युद्धों में रहे? खातोली और बाड़ी। उसने मालवा के महमूद खिलजी सेकंड को कौन से युद्ध में रहा? घाघरों। उसने गुजरात के मुजफ्फर शाह को कौन से में रहा? कुल मिला के उत्तर भारत में मेवाड़ के अलावा 3 बड़ी मुस्लिम रियासतें हैं, दिल्ली, मालवा, गुजरात। सांगा के जब जी में आता तब उनको उठा उठा के मारता। इसका मतलब उत्तर भारत का निर्विवादित रूप से सबसे बड़ा राजा कौन था? कौन था? इधर दिल्ली का राजा कौन है? इब्राहिम लोदी। कौन है? इब्राहिम लोदी अफगान है। इब्राहिम लोदी कौन है? अफगान, अफगानिस्तान का था, अफगान था। इसके पिताजी का नाम है सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के पिताजी का नाम था बहलोल लोदी। कौन थे ये? अफगानों के 3 राजा बने, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। अफगानों में एक सिस्टम है कि अफगान ये मानते हैं कि हम सब बराबर है, हमें कोई छोटा या बड़ा, ठीक है, हमारा राज आ गया तो एक राजा बनेगा, पर वो ये नहीं कि बाकी पे हुक्म चलाता फिरे, वो भी हमारे बराबर है। इसलिए बहलोल लोदी ने जब अफगानों का राज्य स्थापित किया तो बहलोल लोदी तो बेचारा बाकियों की इतनी बातें मानता था कि वो कभी सिंहासन पर भी नहीं बैठा, वो हमेशा अफगानों के नीचे ही बैठता था, साथ में बैठता था, और बाकियों से कहता कि ठीक है मैं राजा बन गया पर मैं तुम्हारे बराबर ही हूँ, बताओ मेरे लायक कोई काम हो तो बता दो। कई बार तो उसको बाकी अफगान इतना डराते थे कि वो रोने लग जाता था कि मैं हट जाऊंगा, ऐसे मत करो प्लीज, डराओ मत मेरे को। क्योंकि बहलोल लोदी एकदम वो ग्राउंड से आया था कि भाई अफगानों ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के कब्जा किया था। अब बहलोल लोदी का बेटा राजा बनता है सिकंदर लोदी। कौन बनता है? वो सिंपल आदमी नहीं, वो राजा का बेटा है, वो राजा का बेटा। तो उसने कुर्सी पर बैठना शुरू किया कि सिंहासन पर बैठूंगा मैं। अफगानों को यह भी बड़ा बुरा लगता है कि सिंहासन किस बात का, नीचे बैठते हैं सारे। उसने कहा चलो मैं सिंहासन बैठता हूँ, तुम भी कुर्सियां लगा लो, मैं थोड़ा ऊंचा बैठ जाऊंगा और तुम इधर बैठ जाओ। सिकंदर लोदी के टाइम में ठीक ठाक आ गया। अब सिकंदर लोदी के बाद कौन बना? इब्राहिम। उसका तो बाप भी राजा था, दादा भी, 3 पीढ़ियों से राजशाही देख रहा था, उसमें एटीट्यूड पूरा था। उसने कहा खाली मैं बैठूंगा, तुम खड़े रहो। इसलिए अफगान इब्राहिम लोदी से बहुत ज्यादा परेशान थे। अफगानों को लगता था ये हमारा ईगो हर्ट कर रहा है बंदा, इस प्रकार की बातें इसको करनी नहीं चाहिए। तो उसके 2 चाचा उससे बड़े नाराज चल रहे हैं, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। कौन कौन है? दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। और वो इब्राहिम लोदी को हटाना चाहते हैं। उनको लगता है यार कल का छोरा हमें आगे खड़ा रखता है, खुद सीट पर आगे बैठता है, पर उनकी पार नहीं पड़ रही, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। उधर मध्य एशिया में थोड़े शक्ति संतुलन, जो पावर ऑफ बैलेंस है, तो बैलेंस ऑफ पावर है, वो वहां पे गड़बड़ा रहा है। उज्बेकिस्तान एक देश है, नाम सुना है? उज्बेकिस्तान नाम सुना था? उज्बेकिस्तान एक देश है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है समरकंद।
उन दिनों राजधानी क्या हुआ करती? समर। अब तो चेंज है, पहले वो समरकंद उस समय मुख्य उनका शहर हुआ करता, समरकंद राजधानी उनकी। समरकंद का राजा बनना चाहता है एक आदमी, उस आदमी का नाम है बाबर। क्या नाम है? वो मुगल है। वो कौन है? मुगल। मंगोल मंगोल थे, मंगोल 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 करते करते वो शब्द क्या बन गया? मुगल। और बाबर कहां का राजा बनना चाहता है? समरकंद। पर उसका चाचा राजा बन गया। कौन बन गया? तो उसने बाबर को कूट पीट के निकाल दिया। तो बाबर अफगानिस्तान से भाग के आ गया, सॉरी उज्बेकिस्तान से भाग के आ गया अफगानिस्तान। कहां पर आ गया? और काबुल के पास में बैठ के अपना टाइम पास कर रहा है। बेचारा वापस जाए उज्बेकिस्तान की तरफ, समरकंद की तरफ, अपने चाचा को हराने के लिए, लेकिन उनका चाचा उसको मारपीट करके वापस भगा दे। थोड़े दिनों बाद वापस जाए, वापस भगा दे। फाइनली बाबर को ये समझ में आ गया कि उज्बेकिस्तान की तरफ जाने का कोई भी फायदा, पर अब कहां जाए? काबुल तो पहाड़ियों का इलाका, वहां तो खाने पीने का भी इतना कुछ सिस्टम नहीं। तो उसको लगा मैं इंडिया पर अटैक करता हूं और कम से कम खाने पीने का तो जुगाड़ करूं। अफगानिस्तान के बाद भारत शुरू हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान तो तब भारत ही हुआ करता। तो उसने अपने पाकिस्तान वाला जो पंजाब है, इस पर 4 अटैक किए। कौन से पंजाब पर? भाई पंजाब के 2 टुकड़े हो गए ना, आधा पंजाब अपने पास और आधा पंजाब पाकिस्तान। अपने पास आधा ही नहीं, 1/4 अपने पास, 3/4 पाकिस्तान। पाकिस्तान को ज्यादा हिस्सा मिला पंजाब का। पंजाब पानी वाली जगह अपने, पंजाब में खेती अच्छी होती, इसलिए बाबर काबुल से आता, पंजाब पर अटैक करता, किसानों से फसलें वसलें छीन के और वापस भाग जाता, हाथों तो वापस भाग जाया करता। ऐसे उसने 4 अटैक किए। कितने अटैक किए? बैठा कहां पर है वो? काबुल। कहां पर बैठा है? काबुल। बनना राजा कहां का चाहता? वो समरकंद। लेकिन समरकंद में उसकी पार पड़ती नहीं है, तो अटैक कहां पर कर रहा? वो इंडिया। ये बात पता चली इब्राहिम लोदी के दोनों चाचाओं को, दौलत खान लोदी और आलम खान। ये दोनों यहां से चला के गए काबुल, और काबुल जाके बाबर को कहा, क्या रे बाबर, छोटे छोटे अटैक करता है, हाथ लगा लगा के वापस भाग के आता है, थोड़ी हिम्मत रख, थोड़ा आगे बढ़, हिंदुस्तान पूरा पड़ा है, दिल्ली पर कब्जा कर, आगरा पर कब्जा कर। तो बाबर ने कहा, यार उधर इब्राहिम लोदी बैठा है, वो कूट देगा तो मैं तो टाइम पास कर रहा हूं। उसने कहा, इब्राहिम लोदी कुछ ही नहीं करेगा। कैसे कुछ नहीं करेगा? उसने कहा, हम दोनों इब्राहिम लोदी के चाचा है, हम बुलाने आए, हम इब्राहिम लोदी के साथ नहीं, हमारे जैसे कई और है जो उसके साथ में नहीं। तो बाबर का हौसला बढ़ा, बाबर इस बार पंजाब क्रॉस कर लेता है। जब तक वो पंजाब पर अटैक कर रहा था, इब्राहिम लोदी ने लोड लिया नहीं, और लोड लेता तो भी इब्राहिम लोदी था शक्तिशाली था नहीं, करता गया। पर अब जब पंजाब क्रॉस कर इब्राहिम लोदी को लगा, पंजाब क्रॉस करने के बाद तो दिल्ली आने में बीच में एक ही राज्य है, हरियाणा। पंजाब क्रॉस करे हरियाणा, हरियाणा से क्या जाएगा? दिल्ली। और इन लोदियों के पास 2 बड़े सेंटर, एक तो दिल्ली और एक आगरा। कौन कौन से? तो यार दिल्ली आ जाएगा, अपना एक सेंटर चला जाएगा। तो इब्राहिम लोदी उधर दिल्ली से क्रॉस करता है। तो इब्राहिम लोदी दिल्ली से हरियाणा आता है, बाबर पंजाब से हरियाणा आता है। रास्ते में दोनों एक जगह मिलते हैं, पानीपत। कहां मिलते हैं? और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है पानीपत का पहला युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? 1526। कब की बात है? और बाबर इब्राहिम लोदी को मार देता है। दिल्ली का पहला राजा, सल्तनत का पहला राजा जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, वो कौन था? अब राजा लड़ता हुआ मारा ही गया, तो दिल्ली और आगरा दोनों पर कब्जा किसने कर लिया? बाबर। चेंज हो गया। पहले दिल्ली आगरा में इब्राहिम लोदी था, सांगा उसको जाके 2 बार हरा के आ गया था। कहां कहां पे? खातोली और बाड़ी। पर इब्राहिम लोदी तो मर गया, अब नया कौन आ गया? अब बाबर दिल्ली आगरा आ गया, तो बाबर का भी जी चला, बाबर को लगा मैं राजस्थान की तरफ जाऊं। सांगा कहता है कि नहीं, राजस्थान मेरा, तो इधर आने की आवश्यकता नहीं। तो अब वापस दिल्ली से लड़ाई होगी, पर अब दिल्ली का राजा चेंज, और दिल्ली का राजा कौन है? बाबर ने दिल्ली और आगरा दोनों से थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ आने का प्रयास किया। वो दिल्ली से भी राजस्थान की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है, आगरा से भी राजस्थान की तरफ आने का प्रयास करता है। आगरा से जब राजस्थान की तरफ आते हैं, अपने आता भरतपुर। भरतपुर में अपने किला था बयाना। कौन सा किला था? तब भरतपुर नहीं हुआ करता था, बयाना होता था। इसलिए बाबर कहां पर कब्जा कर लेता है? कहां कब्जा कर लेता है? जब उसने बयाना पर कब्जा किया, तो सांगा को लगा ये किधर, ये नाती का बड़ा थोड़ी है, तुम इधर आ जाओ। और राजा बयाना हमारा है, तुम बयाना में घुस नहीं सकते। इसलिए सांगा बयाना का किला छुड़वाने के लिए जाता है। किससे? तो सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध होगा? कौन सा युद्ध होगा? बयाना। लिखो, कौन से किले को लेकर लड़ाई होने वाली? बयाना किले पे कब्जा किसने कर रखा है? बाबर। और बाबर ने एक किला अपने एक बंदे को दे रखा, उस बंदे का नाम है मेहंदी ख्वाजा। क्या नाम है? तो मेहंदी ख्वाजा को पता चला कि ये किला छीनने के लिए कौन आ रहा है उधर से? सांगा। तो उसने, बाबर बैठा है आगरा। बाबर कहां पर बैठा है? तो उसने आगरा मैसेज किया बाबर को, भाई बाबर, ये किला तू मेरे को दे के गया था, पर सुना यार सांगा नाम का कोई बड़ा राजा इधर आ रहा है। उसने कहा चिंता मत कर, तू अपने किले के अंदर है, मैं सेना और भेज रहा हूं। और बाबर ने अपना एक सेनापति और भेज दिया, उस सेनापति का नाम था सुल्तान मिर्जा। क्या नाम था? तो बयाना की रक्षा के लिए पहले से तो कौन बैठा हुआ है वहां पर? मेहंदी ख्वाजा। एक और सेनापति कौन आया किससे लड़ने के लिए? सांगा ने दोनों को एक साथ धोया। देखो, इस युद्ध में भी किसकी जीत हुई? सांगा की जीत हुई। अब सांगा कौन से किले पर कब्जा कर गया? बयाना। कहां पे कब्जा कर गया? जब बयाना पे कब्जा किया, तो बाबर की आंखें खुली, और बाबर को लगा कि अब वो बयाना पे कब्जा कर गया, और अब सांगा ने कहा इस बार अब पूरा खत्म ही करो रे किस्सा, आगरा पे करते हैं। कहां कब्जा करते हैं? उधर इब्राहिम लोदी मर गया था बाबर के खिलाफ लड़ता हुआ। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई है महमूद लोदी। कौन है? महमूद लोदी। महमूद लोदी सांगा के पास आ गया, और उसने सांगा को कहा कि भाई पहले अपनी नहीं बनती थी आपस में, पर अब अपने दोनों का दुश्मन एक है। हमारा दुश्मन भी बाबर, तेरा दुश्मन भी। जिन लोगों के दुश्मन एक होते हैं वो आपस में क्या बन जाते हैं? अच्छे
दुश्मन का दुश्मन क्या है? दोस्त। लोदियों का दुश्मन कौन? बाबर। बाबर का दुश्मन कौन? सांगा। तो सांगा किसका दोस्त हो गया? तो सांगा ने महमूद लोदी का, ठीक है तुम मेरे साथ आ जाओ, मिल के लड़ेंगे, आगरा पे कब्जा करेंगे, इस बाबर को मारेंगे और मैं तुम्हें वापस क्या दिलवा दूंगा? तुम्हारा आगरा। इसलिए महमूद लोदिया अफगान जो है वो भी किसके साथ आ गए? सांगा। बाबर को लगा यार दोनों मिल गए और दोनों मिलके बड़ा गठबंधन बना लेंगे तो मेरे को मारेंगे, ये दोनों मिलके कुछ बड़ा करे, इससे पहले मैं इनको रोकने की कोशिश करूं। तो अब बाबर उधर आगरा से निकला है। बाबर कहां से निकला है? आगरा। इधर ये लोग बयाना से आगे बढ़े हैं। रास्ते में एक जगह पड़ती है खानवा। कौन सी जगह है? तो इस बार बाबर और सांगा कहां पर आमने सामने हो रहे हैं? खानवा। इस युद्ध के 1 महीने बाद आमने सामने हो रहे हैं। देखो खानवा का युद्ध। अच्छा, सांगा जब चित्तौड़ से निकला था ना, तो बाबर ने 2 जगह कब्जे कर रखे हैं, एक तो दिल्ली और आगरा। सांगा के दिमाग में दोनों जगह हमला करेंगे अपने, तो वो खुद तो आगरा की तरफ गया, क्योंकि बाबर कहां बैठा है? आगरा। और उसने अपनी एक सेना दिल्ली की तरफ भी भेजी। वो जो दिल्ली की तरफ सेना गई ना, उसने दिल्ली के आसपास के 200 गांवों पर कब्जा किया। कितने गांव पे? मतलब उन 200 गांव से टैक्स पहले कौन लेता था? दिल्ली। लेकिन अब वहां से टैक्स कौन लेगा? सांगा। दिल्ली के आसपास का इलाका था, इसको बोलते सल्तनत। क्या बोलते? सुल्तानों का इलाका था, इसलिए क्या बोलते? सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के कितने गांवों पर कब्जा कर लिया? देखो, तो सांगा किसके साथ गठबंधन कर रहा था? किसके साथ? अफगानों के साथ। अफगानों के साथ अपना गठबंधन मतलब पुराना है। अभी हमने गठबंधन करके अफगानों के साथ पाकिस्तान को हरा दिया। मैच रहा है अभी क्रिकेट का। तो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को भारत ही तैयार कर रहा है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम भारत में ही रहती है, अफगानिस्तान नहीं जाती। तो अफगानिस्तान में कहां खेले? वहां कोई बम फेंक जाए तो उनको अपने स्टेडियम दे रखे हैं, देहरादून, नोएडा। ये अपने यहीं पे रहते हैं अफगानिस्तान वाले, यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं, यहीं पर खेलते हैं। उनके सारे कोच सारे देख लो अपने वाले ही है। लालचंद राजपूत उनका कोच है, अजय जडेजा आजकल उनका मेंटोर बना हुआ है, सारे के सारे अपने वाले ही। और अपने जानबूझ के मैच रखा चेन्नई। मैच कहां रखा? क्योंकि चेन्नई के पीछे स्पिनरों को मदद करती है, स्पिन बॉलिंग को मदद। इसलिए वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले पाकिस्तान बापड़ा चीख चीख के कह रहा था कि हम चेन्नई में नहीं खेलेंगे, हम चेन्नई में नहीं खेलेंगे, हम अफगानिस्तान से चेन्नई में मैच मत रखो और कहीं रख दो। हमने कहा बस डर गए, और ये हमारी मर्जी है, हमारे देश में वर्ल्ड कप, हम जहां चाहे मैच रखेंगे, जहां चाहे मैच नहीं रखेंगे। तो पाकिस्तान के पहले से दिमाग में था कि चेन्नई में हार जाएंगे, चेन्नई में हार जाएंगे, चेन्नई में हार जाएंगे। इसलिए बापड़े इतने संभल संभल के खेले कि बाबर आजम 74 रन भी 92 गेंदों में बना के गया, और पूरी बैटिंग में उसने 4 चौके लगाए। कितने चौके लगाए? केवल 4। भाई आप 50 से ज्यादा बना रहे हो, 75 रन बना के जा रहे हो, चौके कितने? इसलिए डरा हुआ था कि आउट नहीं हो जाए, आउट नहीं हो जाए, आउट। डरे डरे खेले, इसलिए बापड़ों से रन ही कितने बने? 282। वो कूट गए 2 ही आदमी, 2 ही आउट हुए उनके, बाकी 2 तो आउट ही नहीं हुए। इस बार हमने फिर अफगानों से गठबंधन किया बाबर को हराने के लिए। है ना? तो बाबर से जब भी हमारी लड़ाई होगी तो हमारे साथ कौन आएंगे? अफगान आएंगे भाई साहब। और मैं तो आज ही को एक मीम देख रहा था, वीडियो देख रहा था, तो बड़ा जोरदारी मीम बना रखा कि अफगानिस्तान वालों का एक मीम है, उसमें अफगानिस्तान को बोल रहा है नूर अहमद, नूर अहमद बॉलिंग कर रहा है, पीछे जो उनका विकेट कीपर गुरबाज, वो गुरबाज विकेट कीपिंग कर रहा है, बाबर आजम बैटिंग कर रहा है। तो नूर अहमद बॉल फेंकता है, ऑफ स्टंप की तरफ बॉल है, बाबर आजम बैट को मारता है, लेकिन बैट के टच भी नहीं होती, विकेट कीपर पकड़ता है, फिर पकड़ करता है, कमॉन बॉय, कमॉन कमॉन, आउट नहीं करना, आउट नहीं करना, मैडन निकालना है। किसका आउट नहीं करना और क्या निकालना है? मैडन। तो मुझे याद है कि गांव में है ना, जब क्रिकेट खेला करते थे तो सामने वाली टीम का एक कोई बंदा होता जो रन बनाता नहीं था, इसलिए सारे कहते इसको आउट मत करना, इसके बाद अगला आएगा वो तो रन बना लेगा, तो इसको तो बॉल साइड साइड में फेंकते रहो, साइड साइड में, विकेट के ऊपर कोई भी बॉल फेंकनी नहीं। और अपने गांव का एम्पायर खड़ा रहता, वो यदि आउट हो भी जाता होगा तो नॉट आउट, नॉट आउट, नहीं, नो बॉल है, नो बॉल, नहीं लगी, इसको तो और क्लब। मगर यार ये तो बाबर आजम की गजब बेइज्जती है बापड़े की, कि अफगानिस्तान वालों ने कहा तू तो खेलता रहे, क्योंकि तेरे से रन तो बनेंगे। और वो तो यदि बाबर आजम आउट नहीं हो तो पाकिस्तान के रन 250 बने। वो आउट हुआ तब लास्ट में बेचारे इफ्तिखार ने आके उन्होंने थोड़े तेज रन बनाए तो 282 पहुंच गए। तो जब भी बाबर को हराना है तो गठबंधन किससे? याद रह जाएगा आपके? चलो ये अब इस बाबर की बात करें, वो बाद में, अब इधर आ जाना वापस। बाबर अपनी एक बुक लिखता है, बाबर की बुक का नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? बाबरनामा में बाबर लिखता है कि मैंने खानवा के क्यों लड़ा। बाबरनामा वास्तव में एक डायरी है। बाबर डेली मेंशन करता है, आज ये हुआ, कल ये हुआ, परसों ये हुआ, सारी बातें लिखता है। तो बंदा जब डायरी लिखता है तो उसमें अपनी बातें बताता है, मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्यों किया था, क्या रिजल्ट निकला, इस प्रकार की बातें भी होती है। तो बाबर ये लिखता है अपनी डायरी में कि मैं जब काबुल था, मैं जब कहां पर था? काबुल। मैं जब काबुल बैठा था तो सांगा का एक आदमी मेरे पास आया। किसका आदमी? और उसने आगे कहा कि भाई बाबर, मैं सांगा का आदमी हूं और भारत में इब्राहिम लोदी हमें बहुत परेशान कर रहा है, हम इब्राहिम लोदी से परेशान हो गए, प्लीज बाबर हमारा साथ देने के लिए आ, इब्राहिम लोदी को मार, हम तेरे साथ खड़े रहेंगे। तो बाबर कहता है मुझे भारत बुलाने वाला कौन था? सांगा। मैं इसके बुलाने पर भारत में आया था, पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी से लड़ा था, लेकिन इस सांगा ने मेरे को बुला तो लिया, लेकिन जब मैं इंडिया आ गया इसने अपनी सिम चेंज कर ली।
इंस्टाग्राम फेसबुक मेरे को ब्लॉक कर दिया और इसने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं दिया। कहने का मतलब है इब्राहिम लोदी के खिलाफ इसने मेरी सहायता बुलाया इसने और फिर सहायता नहीं की। मैं इसका घमंड तोड़ना चाहता हूँ। इसने वादा तोड़ा, प्रॉमिस तोड़ा, मैं इसका घमंड तोड़ना चाहता हूँ। हालांकि बात पूरी झूठी है, क्योंकि इस बाबर को बुलाने वाले थे दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी। फिर एक बार बात मान भी लेंगे, क्या पता संगा ने भी आदमी भेजा हो, तब लगता है कि यार संगा कम से कम इब्राहिम लोधी के लिए तो नहीं भेजेगा। इब्राहिम लोधी को उसने गेंद बना रखी थी, है ना, खातोली। और है ना, आपने कभी सोच के देखना, है ना, हिस्ट्री केवल फैक्ट का खेल नहीं है। आप सोचो, खातोली का युद्ध कहां पर है? कोटा। बाड़ी का युद्ध कहां पर है? धौलपुर। बाड़ी आगरा से 60 किलोमीटर है, 60-70 किलोमीटर का गैप है आगरा की और बाड़ी के बीच। लोधियों की राजधानी है आगरा। लोधियों की राजधानी कहां है? इब्राहिम लोधी की राजधानी कौन सी है? आगरा। सांगा की राजधानी कौन सी है? चित्तौड़। सांगा चित्तौड़ से बाड़ी जाके इब्राहिम लोधी को कूटता है, मतलब उसके घर में घुस के। आप आगरा के पास जाके मार रहे हो। ये नहीं कि इब्राहिम लोधी चित्तौड़ पर अटैक करने सांगा ने हरा दिया, ना ना, सांगा गया है। उसने कहा मैं आ रहा हूं तुम्हारी तरफ। जब राजधानी के पास ही चला गया तो इब्राहिम लोधी बेचारा सामने है, उसने कुटपीट के निकाला उसे वहां से। इसका मतलब इब्राहिम लोधी तो सांगा के सामने कुछ भी, क्योंकि यार कम से कम लप्पू से इब्राहिम लोधी के लिए तो सांगा बाबर को बुलाएगा नहीं। लेकिन फिर भी उसने लिखा था, हम एक कारण ये भी मानते। लिखो पांचवा कारण, पांचवा चौथा है, ये तो युद्ध के कारण है, ठीक है। अब बयाना का युद्ध आपका 16 फरवरी, खानवा का बोना आपका 17 मार्च। एक महीने का टाइम है बीच में। एक महीने तक उधर से सेना इधर आई, इधर से सेना उधर गई, आगे आमने सामने पड़े। थोड़ी दूर इधर बाबर की सेना पड़ी है, थोड़ी दूर इधर किसकी सेना पड़ी है? सांगा। अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं दोनों। बाबर ने अपनी तैयारियां की और जैसे मान लो 17 मार्च को युद्ध करना है, 16 मार्च वाले दिन बाबर ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके आगे सैनिकों, कल हम इस सांगा से लड़ने के लिए जाएंगे, इस सांगा के घमंड को चूर चूर कर देंगे। हाउस द जोश। सबने कहा लो सर। सैनिकों ने लड़ने से क्या कर दिया? बाबर ने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं लड़ना चाहते? अच्छा, बाबर के सैनिकों के नहीं लड़ने के पीछे 2-3 कारण है। एक कारण तो यह था कि बाबर जब काबुल से अपनी सेना लेकर रवाना हुआ था, तो इससे पहले वो पंजाब पर 4 अटैक कर चुका था और पंजाब पर वो केवल पैसे लूट के वापस भाग जाया करता था। तो इस बार भी वो यही कह के लाया था कि देखो पंजाब में थोड़े थोड़े पैसे मिलते हैं, इस बार अपने दिल्ली और आगरा चलेंगे, वहां थोड़े ज्यादा पैसे मिलेंगे, पैसे लेके अपने के आ जाएंगे वापस। इसलिए उसके साथ सैनिक आए थे। लेकिन जब वो दिल्ली और आगरा पर कब्जा करता था, उसे भयंकर धन मिला, भयंकर धन मिला। इसलिए बाबर वापस गया नहीं, यही रह गए। जबकि दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी इसलिए लाए थे कि तू वहां कब्जा करके हमें दे देना। लेकिन बाबर ने कहा ना ना ना, मैं रखूंगा। पर बाबर अपनी बाबरनामा में लिखता है, अब हमें काबुल की गरीबी फिर नहीं चाहिए, दोबारा उस लिचड़ खाने में हम जाएंगे। भूख मर गए, वहां चने खा खा के टाइम पास कर रहे थे। यहाँ दिल्ली और आगरा में रुपए, इतने रुपए मिले थे बाबर को दिल्ली आगरा में कि उसने काबुल के हर आदमी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था। तो भयंकर धन मिला, तो उसने जाने से क्या कर दिया? मना। अब राजा तो ठीक है जाने से मना कर देगा, पर फौजियों ने कहा कि सर हमारे वहां से संदेश से आते हैं, है ना, घर में एक बूढ़ी माँ वाली हालत हो रखी यार, और हमें वापस जाना यार, तेरे चक्कर में हम यहाँ पर बैठे में। एक तो वो कारण है। दूसरा कारण यह था कि मुसलमान राजाओं में एक अच्छी बात यह थी कि वो सामने वाले दुश्मन की पूरी जासूसी करवाते। तो जब बाबर ने सांगा की जासूसी करवाई तो पता चला कि आज दिन तक सांगा के सामने जो कोई आया है उसको इसने भगा भगा के मारा। फिर और पता चला कि सांगा जब बाबर से लड़ने गया तब उसके एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, एक आंख नहीं, एक कान नहीं, उसके 80 घाव थे। कितने घाव थे? तो सैनिकों ने उसको कहा कि जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है, तो मिनख तो नहीं है, डाकी है भाई साहब। इसमें तेरा घाटा, उसका, उसके क्या बिगड़ना है भाई साहब? जिसका हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, तो उसको मृत्यु का कोई भय, वो साक्षात यमराज हो चुका है खुद। इसलिए वापस चल लेते हैं वरना ये मारेगा। बाबर ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अपने को नहीं हरा सकता, इसने इन छोटे छोटों को हराया होगा, अपने को नहीं हरा सकता। बाबर के सैनिकों ने कहा बाबर फालतू की बात नहीं करनी। बाबर ने कहा हम मुगल है, हम कैसे हार सकते हैं? उसने कहा ये मेहंदी ख्वाजा सुल्तान मिर्जा भी मुगल ही है और इनका वीडियो पड़ा है हमारे पास, महीने भर पहले इसने धोतियां खोल ली थी इनकी। सुल्तान मिर्जा ने कहा प्लीज वीडियो डिलीट करवा दो, ये कोई तरीका नहीं होता है। तो बाबर को लगा मरा दिया फौजी, और बात भी सही थी, फौजियों की जेन्युइन बात थी उनकी। भाई आप ऐसी जगह लड़ने के लिए जा रहे हो जहां का राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, आप इतने दिन हो गए तो आपको वापस अपने घर की भी याद आ रही है, मरमुरा जाओगे तो वापस घर ही कैसे पहुंचोगे? तो बाबर ने अपने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए बाबर ने एक भाषण दिया। और बाबर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बाबर खुद के लिए लड़ता है? उनका लगता नहीं है, लगना अलग चीज होती है। बाबर ने कहा तुम्हें क्या लगता है कि बाबर अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है? उनका हाँ। बाबर ने कहा नहीं, तुम गलत सोचते हो, बाबर ना खुद के लिए लड़ता है ना साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है, बाबर इस्लाम के लिए लड़ता है। ये मजहब की लड़ाई है। अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया है कि धरती के इस छोर से लेके उस छोर तक, मैदानों में, पहाड़ों में, पठारों में, मरुस्थल में इस्लाम का झंडा फहराना। इसलिए कल मैं जिहाद करूंगा। क्या करूंगा?
जो धर्म के लिए लड़ाइयां होती उनको क्या बोला करते? मैं जिहाद करूंगा। और यदि तुम मेरे साथ आओगे तो ठीक है, यदि तुम साथ ना भी आओगे तो मैं अकेला लड़ूंगा। अगर मैं जीत गया तो मैं गाजी बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? वे योद्धा जो धर्म की लड़ाइयां करते उनको क्या बोला करते थे? और मर भी गया तो मुझे कोई गम नहीं है, मैं जन्नत जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? तुम लड़ना चाहते हो तो देख लो। अब तो धर्म की, मजहब की, अल्लाह की, इस्लाम की बातें की सैनिकों में थोड़ा थोड़ा दोष है। पर एक आधे कोई फौजी साहब इंटेलिजेंट थे, फौजा उनका रुक रुक बाबर एक सवाल का जवाब। हाँ, उनका तेरे मुंह से मजहब, इस्लाम, अल्लाह, कुरान की बातें अच्छी नहीं लगती। तो कैसे? क्या कुरान शरीफ ये भी कहती है कि शराब पीना हराम है और दारूड़ी है, सुबह शाम पीता है तू। बाबर ढंका दारूड़ी आदमी था। उसकी बाबरनामा पढ़ लो तो जगह जगह लिखता है, आज सुबह सुबह मैं उठा, शरीर टूट रहा था, फिर दो एक पेक लिए तब जाके तंदुरुस्ती आई। दोपहर में तो मैं नहीं पीना चाहता था, पर रिश्तेदार आ गए थे, अब रिश्तेदारों को सूखा खाना तो कैसे खिलाया जाए, उनके चक्कर में दो पेक लिए। शाम को तो मौसम ही ठंडा हो गया था, पूरे दिन पिया हुआ रहता था। और बाबर जब भाषण दे रहा था तब भी उसके हाथ में गिलास था। ऐसा भाषण आदमी पी के दे सकता है? दारूबाज आदमी। इस्लाम में यह भी है कि शराब नहीं पीनी चाहिए मुसलमान को, और तू शराब पीता है। और बाबर को लगा मामला गंभीर है, बाबर ने गिलास फेंक दिया। बाबर ने कहा, बाबर कसम खाता है कि आज के बाद शराब के हाथ नहीं लगाएगा। उस सैनिकों ने कहा, सर पेटी पड़ी है अंदर अपना। बाबर ने कहा, फेंक दो ये भी। तो बाबर इस युद्ध से पहले क्या नहीं पीने की सौगंध खाता है? एक भोसा बोल, उनका सर एक प्लीज प्लीज एक सवाल और बताओ। इस्लाम यह भी कहता है कि मुस्लिम राजा मुस्लिम व्यापारियों से कर नहीं लेगा। मुस्लिम राजा मुस्लिम व्यापारियों से कर नहीं लेगा। और बाबर मुस्लिम व्यापारियों से कर लिया करता था, तमगा। कौन सा कर लिया करता? और कहा, यार बाबर तुम मुस्लिम व्यापारियों से तमगा लेते हो। बाबर ने कहा, मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद किसी भी मुस्लिम व्यापारी से तमगा। बाबर इस युद्ध को क्या घोषित कर देता है? ये धर्म की लड़ाई है, मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आज के बाद मैं शराब के हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद मुस्लिम व्यापारियों से क्या नहीं लूंगा। अब थोड़ा जोश है, पूछा उसने, हाउस द जोश? सबने कहा हाई सर। लिखो, इधर आपकी बाबर की सेना खड़ी है। बाबर के पास में थी तोपें। बाबर के पास में क्या थी? उत्तर भारत में पहली बार तोपों का, कैनन्स का इस्तेमाल यदि कोई राजा करता तो वो राजा कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। उसकी सेना कम थी पर उसके पास में तोपें थी। इधर सांगा की सेना खूब है भाई। सांगा की सेना उसकी तुलना में ज्यादा है, क्योंकि अलग अलग राजा सब अपनी सेना लेके आए हुए। यूं खड़े हैं सारे राजा कि 7,000 आदमी लेके खड़ा है वागड़ का उदय सिंह, 4,000 आदमी लेके खड़ा है आपका मान लो आमेर का पृथ्वीराज, बीचों बीच अपने बंदों के साथ खड़ा है सलूम्बर का रतन सिंह चुंडावत, हरावल में रहेगा। यहाँ इधर बीच में खड़ा कर रखा है सांगा को, यहाँ पे खड़ा है मालदेव, यहाँ पे खड़ा है एक और नाम लिखो, सिरोही का अखिराज देवड़ा। उस लिस्ट में एक नाम और, अखिराज देवड़ा सिरोही। सिरोही का कौन आया था? अखिराज देवड़ा। लिख लिया ना? तो यहां मान लो अखिराज देवड़ा, यहां कोई दूसरा उदय सिंह खड़ा या वाघ सिंह खड़ा, सब अलग 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 अपने अपनी सेना लेके खड़े। अब शुरुआत में लड़ाई शुरू हुई तो बाबर की तरफ से क्या चलने लगी? तोपे। क्या चलने लगी? अपने वालों ने तोपों का युद्ध ही नहीं देख रखा। पहली बार तोपें बाबर ही इधर लेके आया अपने राजस्थान की तरफ, बाबर ही उत्तर भारत में तोपें वो लेके आया था, इसलिए अपने लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। इसलिए आगे वाली जो सेना खड़ी थी, ये जो आगे आगे खड़ी है, ये सेना मरने लगी। अपने एक दिक्कत और हुआ करती थी, अपने जिससे वागड़ का उदय सिंह 7,000 आदमी लेके आया, उदय सिंह खुद भी लड़ेगा, ये नहीं कि उदय सिंह बैठ दे सैनिक लड़ दे। अपने सेनापति राजा खुद लड़ा करते थे। मुसलमानों में जो राजा या मुख्य सेनापति थे पीछे बैठ के देखते, वो बाकी तुम लड़ो तुम ये करो तुम ये करो करा कर। अब वागड़ वाला उदय सिंह खुद लड़ रहा है। मान लो युद्ध शुरू हुए 10 मिनट हुए और 10 मिनट में वागड़ का उदय सिंह मर गया। गोली तो किसी की लग सकती है, उदय सिंह की लग गई। उसके साथ में मान लो 7,000 फौजी आए थे। कितने फौजी आए? अब वो 7,000 नहीं लड़ेंगे, वो बाहर चले जाएंगे। वो कहेंगे भाई हम किसके साथ आए थे? उदय सिंह। उदय सिंह मर गया, आप क्यों लड़े? इसलिए वो 7,000 लड़ेंगे नहीं। अब सांगा ने देखा कि इधर तोपों के हमलों से उसके आगे की सेना मर रही है, आगे की सेना मर रही है तो सेनापति मर रहे हैं, और सेनापति मर रही है तो जो सेना बच गई वो आगे वाली क्या निकल रही है? बाहर। दूसरी दिक्कत हुई, इनके पास में हाथी बहुत ज्यादा थे। क्या थे? हाथी लेके गए थे खूब सारे। अपने राजा महाराजा हाथियों पे बैठ के लड़ना, और उस समय टसन ही हुआ करता था कि भाई हाथी पे बैठ के लड़ेंगे, तो हाथी पर। हाथियों ने भी तोपें पहली बार देखी थी, हाथियों के लिए भी तो ये अचंबा ही था। और वो भयंकर जब तोपों के घोड़े आए तो हाथी पागल हो गए, और पागल हाथी इधर उधर भागने लगे। हाथी के साथ समस्या कि जब भागेगा तो किसी को भी देखेगा नहीं, अपनी सेना को कुचलने लगे। अब उसकी सेना जो है वो कुचली जा रही है हाथियों की वजह से, उसकी जो सेना है वो तोपों की वजह से मर रही है, उसके सेनापति मर रहे हैं, उसकी सेना क्या निकल रही है? बाहर निकल रही है। तो सांगा ने, अब ये जो पास में बाकी लोग खड़े थे, इनको कहा तुम मेरे को सबसे आगे ले जा खड़ा करो,
मेरे को यहां खड़ा कर दो ले जाकर। तो लोगों ने कहा साहब हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान, पीछे रहो, सेफ रहोगे, आगे जाके सांगा ने कहा ना, मैं यदि सबसे आगे जाके लड़ूंगा तो पीछे सेना को दिखेगा कि सबसे आगे कौन लड़ रहा है, सांगा। इससे सेना में कॉन्फिडेंस आएगा। वरना सेना बहुत ज्यादा मोरल डाउन महसूस कर रही है, उनको लगता है यार हम तो हार ही रहे हैं, मर ही रहे हैं, मैं आगे जाके लड़ूंगा थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो सांगा सबसे आगे आगे चला गया। तब तक ये भी समझ गए कि इन तोपों के सामने नहीं जाना, तोपें भारी थी, मूव नहीं हो रही थी, इनके सामने नहीं जाना, बाकी इधर उधर लड़ेंगे तो अपने को ज्यादा नुकसान होगा नहीं। और इन्होंने वापस युद्ध को बराबरी में लेके आ गए और वापस ढंग से युद्ध करना शुरू कर दिया। अब बाबर अपना एक पेंतरा और फेंकता है। बाबर दो नई चालें खेलता है। एक तो बाबर ने अपने एक 2,000 लोगों की तीरंदाजों की टुकड़ी थी, तीर चलाने वाले, उनको कहा तुम्हारा एक ही काम है, सारे के सारे तीर बाबर सांगा पे मारो। सांगा आगे आगे खड़ा है, हाथी पे, इसलिए दिखाई भी दे रहा है, तो सारे के सारे तीर किस पे मारे जाए, सांगा। क्योंकि यदि एक भी तीर निशाने पे लगे और सांगा मर गया तो पीछे 1,00,000 की फौज वापस चली जाएगी, फिर इनमें कोई भी लड़ेगा नहीं। ये सोचेंगे राजा ही मर गया, राजा मर गया तो अब किसके पीछे लड़ेंगे। उन्होंने कहा साहब सांगा को तीर मारना इतना सरल भी नहीं है, सांगा के भी तो आगे सेना खड़ी है, वो रोक रही है। तो आपने 2,000 को भेजो रे, 1999 में भी मर गए तो क्या है, एक आधा ही जब मार गया तो अपना फायदा है, अपना जो चाहिए वो अपने को मिल जाएगा। कहा ठीक है, और क्या क्या जाए सेना को तितर बितर करने के लिए। बाबर उज्बेकिस्तान का था, कहां का था, उज्बेकों के एक लड़ने का तरीका था, उसको बोलते तुलगुमा। क्या बोलते हैं, उसने कहा एक टुकड़ी को इधर से उतारा जाए, एक टुकड़ी को इधर से उतारा जाए, आमने सामने लड़ाई हो रही है, अब एक टुकड़ी इधर से भी अगर एक टुकड़ी इधर, तीन तरफ से घेर के मारो। अपने वालों को यह लड़ाई तो समझ में नहीं आई। अपने लड़ाई ये थी कि आमने सामने लड़ाई है, तलवार से तलवार, भाले से भला, लठ से लठ, घोड़े से घोड़ा, हाथी से हाथी, अपने ये लड़ाई थी। अब मैं सामने वाले से इधर लड़ रहा हूं, एक सैनिक इधर से उधर लड़ रहा है, इतने में एक सैनिक इधर आया, इसने भी आके मेरे पे वार किया, तो मेरे समझ में नहीं आया कि ये क्यों आ गया। अपने लड़ाई तो थी नहीं, तो अपने वालों ने इधर तो ये कहा कि चिटिंग है चिटिंग, सामने से प्लीज इधर से आओ, तब तक वो मार मुर गए। इधर ये सेना आगे वाली जो पंक्तियां ये ढहने लगी तो उन लोगों ने सांगा पे तीर मारे, सांगा पे तीर मारे तो सांगा को एक तीर लगा। सांगा हाथी में बैठने की जगह होती है, उसको बोलते हैं होदा, क्या बोलते हैं, होदा। उस होदे में गिर गया, पीछे मरा फिर भी नहीं वो, पर वो पीछे गिर गया। अब जब हाथी सबसे आगे यहां पर एक बंदा खड़ा है, वो गिर रहा है, पीछे वालों को सबको दिखेगा ना, और पीछे वालों को जैसे दिखा कि सांगा गिर गया, उनको लगा सांगा मर गया, सेना लौट गई। इन्होंने कम्युनिकेट करने की कोशिश भी की। मेवाड़ में एक रिवाज था कि जब भी सेना लड़ने के लिए जाएगी तो सेनापति तो हमेशा कौन होगा, सलुम्बर का। और यदि राजा घायल हो गया या राजा किसी भी कारण से युद्ध से बाहर जाएगा तो सादड़ी का झाला लड़ेगा। कौन लड़ेगा, सादड़ी का। राजा वाला जो मुकुट है वो राजा वाला मुकुट धारण करके सादड़ी का झाला लगेगा ताकि ये लगे कि राजा लड़ रहा है। तो इन्होंने हाथों हाथ सांगा को नीचे उतारा, झाला अज्जा को मुकुट पहना के हाथी पर बिठाया, लेकिन तब तक देर हो गई और सेना मिसकम्युनिकेट कर गई। सेना धीरे धीरे वापस हट गई, युद्ध हार गए। तो खानवा युद्ध में किसकी जीत हुई, लिखो। धर्म योद्धा, रिलीजियस वॉरियर जो हुआ करते उनको क्या बोला करते थे, गज। कौन सी उपाधि धारण की उसने, उसी दिन उसने शाम को खूब दारू पी। कहा साहब आपने छोड़ दी थी, उसने कहा ना, इट्स टाइम टू डिस्को, आज ढंग से पिए, बाकी कल पढ़ेंगे।